हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लीगल नोट्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस इन आईपीसी। आई नो मैंने ये चैप्टर पहले डाल दिया है, लेकिन ये चैप्टर एक ओवरव्यू है कैसे आप चैप्टर 2 यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशंस के सेक्शंस को याद रख सकते हैं। उससे रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो है, छोटी सी स्टोरी टाइप मैंने इसको बनाने की कोशिश की ताकि इजीली ये सेक्शंस आपको याद हो जाएं। हालांकि इसमें ऐसे कोई ख़ास सेक्शंस नहीं है कि इन्हें याद करें, बट फिर भी जो लोग इसे याद करना चाहते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस को, इसकी डेफिनेशंस को, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 इस चैप्टर की, आईपीसी की बेसिकली एक मेन लाइन रख देता है, एवरीथिंग टू बी अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्शंस गिवन इन चैप्टर 4। सेक्शन 6 क्या कहता है? वो जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में कुछ नहीं बता रहा, लेकिन वो कह रहा है कि जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 से रिलेटेड, ये चैप्टर 4 से रिलेट करके ही पढ़ा जाना चाहिए। यानी कि जनरल एक्सप्लेनेशंस को हम जब भी लागू करेंगे, साथ में हमें जनरल एक्सेप्शंस लागू करनी पड़ेंगी। तो सेक्शन 6 हमें ये बताता है। अब बताए सेक्शन 7। सेक्शन 7 हमें कहता है वंस एक्सप्लेन्ड इन दिस चैप्टर, एक बार जो चीज़ इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दी गई, द मीनिंग ऑफ दैट टर्म रिमेन सेम थ्रू आउट आईपीसी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक कि कोई और एक्सेप्शन या कोई और उस चीज़ का मीनिंग नहीं दिया गया होगा, तब तक उस वर्ड का मीनिंग वही रहेगा जो कि चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस में पढ़ाया गया है। अब आते हैं सेक्शंस को याद करने में। सेक्शन 6, सेक्शन 7 बेसिक्स हैं, वो हमने कर लिया। सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11 और सेक्शन 12, ये चारों सेक्शन जो हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। 8, 10, 11 एंड 12 किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग से। अब 8 में हमें बताता है कि जेंडर क्या होता है। 8 में कहता है जेंडर क्या होता है। 10 क्या बताता है? जेंडर होता है मैन और वुमेन का, जेंडर होगा मैन वुमेन का। 11 कहता है मैन और वुमेन भी तो पर्सन होते हैं, मैन और वुमेन क्या होंगे? पर्सन होंगे, और पर्सन मिलकर क्या बनते हैं? पब्लिक। तो 8 बताता है जेंडर क्या होता है, 10 बताता है मैन वुमेन क्या होता है, और 11 बताता है उन मैन वुमेन को हम पर्सन कहते हैं, और पर्सन से मिलाकर क्या बनता है? पब्लिक। तो 8, 10, 11, 12 हो गया याद। अब 8, 10, 11 के बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 को हम क्योंकि 12 क्या है? पब्लिक। अब 12 की रिवर्स इमेज क्या होगी? मिरर इमेज होगी सेक्शन 21। 12 का 21, तो 12 में पब्लिक, 21 में पब्लिक सर्वेंट, वो पब्लिक से रिलेटेड आ गया। 12 में पब्लिक, 21 में पब्लिक सर्वेंट। अब सेक्शन 9 जो है, ऑड वन आउट हमने निकाल दिया। सेक्शन 9 में बताया नंबर क्या होते हैं। अब नंबर जेंडर हमने किए थे इंग्लिश ग्रामर में, तो 8 में आप जेंडर लगा लीजिए, 9 में नंबर आ जाएगा। 8, 10, 11, 12 की सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दी है। अब आता है सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 14 बताता है गवर्नमेंट का सर्वेंट कौन होगा। 14 से हम स्टार्ट करते हैं। हमने 12 के बाद 13 छोड़ दिया क्योंकि 13 जो है वो रिपील्ड सेक्शन है, 13 हम नहीं पढ़ेंगे। 14 से स्टार्ट होता है। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बताता है। 15, 16 फिर रिपील्ड है, तो 17 हमें बताता है। अब सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट तो हमने बता दिया, लेकिन ये गवर्नमेंट है क्या? तो सेक्शन 17 हमें बताता है गवर्नमेंट क्या है। अब सेक्शन 17 हमें बताता है, सेक्शन 18 फिर बताता है। सेक्शन 17 ने गवर्नमेंट बता दिया, सेक्शन 18 फिर कहता है कि 17 ने गवर्नमेंट तो बता दिया, लेकिन वो गवर्नमेंट होगी कहाँ की? तो सेक्शन 18 डिफाइन करता है वो गवर्नमेंट होगी इंडिया की। देन कम सेक्शन 19। सेक्शन 19, अब इंडियन गवर्नमेंट, पर्सन, पब्लिक, ये चीज़ें ख़त्म। अब हम अपनी जस्टिस की बात करते हैं। जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं आईपीसी को, उसमें जज क्या है? सेक्शन 19 हमें बताता है जज क्या होगा। जज हो गया। अब जजेस जो होंगे जिनके पास पावर, जज जहाँ बैठते हैं या जज के पास जो जुडिशियल पावर आती है एक्ट करने की, वो क्या हो जाएगी? कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि सेक्शन 20 में बताया है। सेक्शन 19 डिफाइंस जज, सेक्शन 20 डिफाइंस कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 21 हमने 12 की मिरर इमेज के तौर पर किया है पब्लिक सर्वेंट क्या होगा। अब यहाँ देखिए 22 से एक स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं।
22 में हमें डिफाइन किया मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। किसी एक पर्सन के मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए एक्स की प्रॉपर्टी थी, वाई ने 23 में क्या डिफाइन किया, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। वाई ने उसको रॉन्गफुली गेन किया, गेनिंग रॉन्गफुली, रॉन्गफुल गेन किया उस मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो उसने रॉन्गफुल गेन किया तो एक्स का क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हो गया, वहाँ पर एक्स का रॉन्गफुल लॉस हो गया वाई की वजह से। तो मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22, 23 बताता है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। देन कम सेक्शन 24। अब जो रॉन्गफुल हुआ, रॉन्गफुली जो चीज़ हुई है वो डिसऑनेस्टली होगी, गलत तरीके से होगी, या तो डिसऑनेस्टली होगी जो 24 में डिफाइंड, या फिर फ्रॉड से किया गया होगा, फ्रॉडुलेंटली उससे वो चीज़ ली गई होगी, तभी तो गलत गेन गलत लॉस होगा वो। देन कम सेक्शन 26। अब कोई किसी के साथ फ्रॉड करता है, मान लीजिए वो उसके पेपर्स ले लेता है, पेपर्स भी तो वो पर्सन एक्स ने वाई पर भरोसा किया, वाई ने उसे डिफ्रॉड किया, डिसऑनेस्टली उससे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली। तो यहाँ पर एक्स को रीज़न टू बिलीव था कि वाई उसके साथ नहीं धोखा करेगा। सेक्शन 26 डिफाइन करता है रीज़न टू बिलीव। देन कम सेक्शन 27। सेक्शन 27 कहता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, जो एक्स की वाइफ की पोजेशन में या फिर उसकी सर्वेंट और क्लर्क की पोजेशन में जो प्रॉपर्टी थी, एक्स वाई ने वो भी उससे फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली ले ली। 28 हमारा आउट ऑफ लीग आ गया, काउंटरफीट है। इस स्टोरी से इसका कोई मतलब नहीं है। काउंटरफीट वैसे भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन में, तो काउंटरफीट को हम एज अ सेकेंड चॉइस हम रख सकते हैं बाहर। देन कम्स 27 के बाद प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए थे उसे, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में थी या फिर प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे। किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट के साथ बाय वन गेट वन फ्री हो जाता है। तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे और वाई ने फ्रॉडुलेंटली यानी कि एज पर सेक्शन 25 उसने उससे उसके पेपर्स ले लिए। ठीक है। देन कम सेक्शन 30 जो कि आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब उस पर्सन की एक्स की मूवेबल प्रॉपर्टी भी गई, एक्स का जो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ की, क्लर्क और सर्वेंट की पोजेशन में थी वो भी गई, और एक्स की जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी और जो विल थी एक्स की वो भी गई। तो 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी, 31 में विल। वाई ने एक्स का सब कुछ ले लिया, कैसे लिया, धोखे से और डिसऑनेस्टली। 24, 25 ये चीज़ आपको, ये स्टोरी आपको खुद दिमाग में रखनी होगी, तभी आपको ये याद हो सकती है। तो इसके बाद आता है अब सेक्शन 32। 31 हमने विल तक कर लिया, 30 में था उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। 32 आता है एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। अब देखिए वहाँ तक हो गया, उसकी स्टोरी कंप्लीट होगी, उसकी विल भी गई, उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी गई, उसके प्रॉपर्टी पेपर्स भी, उसके मूवेबल प्रॉपर्टी भी गई। और वो कैसे गई, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली 24 में, फ्रॉडुलेंटली 25 में। अब सेक्शन 32 आता है। सेक्शन 32 क्या कहता है, एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। सेक्शन 32 कहता है एक्ट्स में इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड होंगे। और 33 आता है, 32 ने एक्ट्स तो बोल दिया कि एक्ट्स में इलीगल ओमिशन आएंगे, लेकिन 33 कहते हैं तो उन्हें एक्ट्स और ओमिशन को डिफाइन तो किया ही नहीं, उसके इंक्लूजन का क्या मतलब। तो 33 डिफाइन करता है एक्ट और ओमिशन को, और एक्ट्स में क्या आएंगे, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी आएंगे, और ओमिशंस के साथ सीरीज ऑफ ओमिशंस भी आएंगी। सिंगल एक्ट और सिंगल ओमिशन के साथ साथ उनकी सीरीज को भी हम काउंट करेंगे अंडर 33। देन कम्स 34। 32, 33 डेफिनेशंस आ गई एक्ट की, एक्ट में क्या क्या आएगा, ओमिशन क्या क्या होगी। और 34 की सीरीज़ होती है 34, 35, 36, 37, 38 तक। 34 हमें बताता है कि एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। रिनाउंड लॉ है, रिनाउंड सेक्शन है। ग्रुप में अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पर उनकी कॉमन इंटेंशन प्रूव करनी हो तो 34 तो हर ऑफेंस में लगता ही लगता है। तो एक्ट डन बाय सेवरल मीन्स जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर एक कॉमन इंटेंशन के साथ जाकर कोई एक्ट करते हैं, वहाँ 34 अप्लाई होगा। अब बोला 35 ने क्या बोला, 34 ने डिफाइन कर दिया कि ये क्राइम आ जाएगा, एक क्राइम हो जाएगा।
35 कहता है एक्ट ऐसा हो, एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। कॉमन इंटेंशन तो बता दी, लेकिन वो इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए। वो जो एक्ट वो कर रहे हैं वो एक ऐसा एक्ट हो जो कि क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज की वजह से क्रिमिनल हो। तो 34 में जो एक्ट है 35 ने डिफाइन किया कि वो एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, कोई नॉर्मल एक्ट नहीं। अब 36 कहता है पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन। 34 ने बता दिया एक्ट होना चाहिए, 35 ने बता दिया एक्ट क्रिमिनल होना चाहिए। 36 कहता है हमने जैसे 33 में पढ़ा कि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूडेड है, सॉरी 32 में पढ़ा कि एक्ट में ओमिशन भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 36 कहता है कि वो जो एक्ट 34 में होगा, जो क्रिमिनल एक्ट होगा, वो पार्टली एक्ट हो सकता है, पार्टली ओमिशन हो सकता है। पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब एक जेलर किसी कैदी को मारता है तो वो उसका एक्ट हो गया। क्रिमिनल एक्ट होगा, जेलर एक कैदी को आपसी खुन्नस के चलते मारता है, उसे दुश्मनी के चलते उसे मारता है, और फिर उसी दुश्मनी के चलते वो उसे खाना नहीं देता है कुछ दिन तक, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने उसको मारा तो पार्टली वो एक्ट हुआ, और उसने उसको खाना नहीं दिया तो वो पार्टली ओमिशन हुई। तो आधा एक्ट आधी ओमिशन, जिससे कि क्रिमिनल एक्ट बन गया वो। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन का कोई रिलेशन नहीं आया, लेकिन बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पार्टली एक्ट पार्टली ओमिशन कैसे होगा। देन कम सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अब ये जो सेवरल एक्ट्स की यहाँ बात आई है और कोऑपरेशन की यहाँ बात आई है, यानी कि 33 में जो बताया है कि एक्ट और ओमिशन सिंगल एक्ट सिंगल ओमिशन से कोई मतलब नहीं है, सीरीज ऑफ एक्ट्स और सीरीज ऑफ ओमिशन भी हो सकता है। तो सेक्शन 37 वही कहता है कि ऐसा ऑफेंस जिसमें बहुत सारे एक्ट्स मिलकर एक ऑफेंस बनाते हैं, सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, बहुत सारे एक्ट मिलकर एक ऑफेंस बनाते हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन हर अलग अलग एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हो। उन एक्ट्स में से अगर वो कोई एक भी एक्ट करता है तो भी वो सेक्शन 34 के अंडर कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल होता है, सेक्शन 34 के लिए लायबल होता है, क्योंकि उसने उस एक एक्ट में पार्ट लेकर कोऑपरेट किया है उस एक्ट के कमीशन में। देन कम सेक्शन 38। पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ज़रूरी नहीं है कि जो एक्ट वो उस ऑफेंस में कर रहे हों, या जो ऑफेंस उन्होंने किया है एक पर्सन ने किया तो दूसरा भी उसी ऑफेंस के लिए उसी एक्ट के लिए लायबल होगा। अब मान लीजिए इसमें एक बेसिक सा एग्जांपल है, A B C D 4 बंदे कहीं मिलकर किसी को मारने के लिए जाते हैं। A ने अपने हाथ में चाकू ले रखा था, B के हाथ में डंडा था, C के हाथ में कुछ नहीं था और D भी बेयर हैंड था। तो A ने चाकू से X पर वार किया, B ने उसके सिर पर फैटल ब्लो दिया। फैटल ब्लो दिया तो दोनों की क्या लायबिलिटी हुई? अटेम्प्ट टू मर्डर की। C ने उसको थप्पड़ मारा, उसके पेट में मुक्का मारा स्प्लीन पे। स्प्लीन एक वाइटल ऑर्गन है, तो वहाँ पर शार्प एज वेपन की कोई ज़रूरत नहीं है, मुक्का एक ब्लो देना ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन में रप्चर और वो दैट में लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। यहाँ पर बट D ने क्या किया? D ने उसे एक दो थप्पड़ मारा और वो उसकी चेन लेकर भागने लगा। तो D यहाँ पर हर्ट और थेफ्ट के लिए लायबल होगा, ना कि वो मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा। अगर D की इंटेंशन ये प्रूव हो जाती है कि उसने C, A और B इन तीनों के साथ वो गया तो, लेकिन उसकी इंटेंशन किलिंग की नहीं थी, उसने सिर्फ थेफ्ट किया या थप्पड़ मार के वो भाग रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा? D को C A B के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं रखा जाएगा। D को फॉर थेफ्ट और फिर हर्ट के लिए वहाँ लायबल माना जाएगा। देन कम सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 39 हमें डिफाइन करता है वॉलंटरीली क्या होता है। अब सारी चीज़ें हमने कर ली, एक्ट कर लिया हमने, एक्ट कौन सा होगा? क्रिमिनल एक्ट होगा, लेकिन वॉलंटरीली की बात कहाँ आती है?
वॉलंटरीली की बात आती है कि क्या जो हमने एक्ट किया है वो किसी दबाव में आकर तो नहीं किए। जो 34 में हम एक्ट करने गए थे, वो लोग हमें, उन लोगों के साथ हम गए थे, कॉमन इंटेंशन के साथ गए थे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें डरा धमका कर लेकर गए हों। तो 39 वही डिफाइन करता है कि वो एक्ट वॉलंटरीली था या इनवॉलंटरीली था। देन कम सेक्शन 40, अगर वॉलंटरीली था तो कोई बात नहीं, आप लायबल होंगे ही होंगे, लेकिन अगर इनवॉलंटरीली था तो आप पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। वॉलंटरीली होगा तो फिर आप ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। तो वॉलंटरीली के बाद आप अपनी मर्ज़ी से गए थे, 39 में वॉलंटरीली डिफ़ाइन किया, 40 में ऑफेंस को डिफ़ाइन कर दिया। ऑफेंस, अब जो भी ये चीज़ें हैं, ऑफेंस है वो स्पेशल लॉ में भी होता है, वो लोकल लॉ में भी होता है। तो ये चीज़ें आईपीसी की जो हैं वो 41 स्पेशल लॉ, 42 लोकल लॉ को डिफ़ाइन करता है, इन पे भी लागू होगी। हालांकि ये कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं हैं। देन कम्स इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। ये वर्ड हम बहुत सुनेंगे आईपीसी में, क्योंकि जो जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, चैप्टर 4 है, उसमें इलीगल लीगली बाउंड टू डू जो वर्ड है वो स्टार्टिंग के ही सेक्शंस में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि एक्सेप्शंस जो होती हैं, जो हमारे लिए डिफेंसेस दिए हुए हैं, डिफेंसेस में लीगली बाउंड टू डू, स्पेशली फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, स्पेशली फॉर पुलिस ऑफिशियल्स, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हम लीगली बाउंड टू डू कब होते हैं? बाय लॉ, जब हम बाउंड होते हैं, लॉ हमसे मांगता है, लॉ की डिमांड होती है कि हम ऐसा करें, तो वो लीगली बाउंड टू डू है। और इलीगल वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आईपीसी में। देन कम सेक्शन 44। सेक्शन 44 डिफाइन करता है इंजरी। इंजरी कैसे हो सकती है? मेंटल इंजरी हो सकती है और फिजिकल इंजरी हो सकती है अंडर आईपीसी या बाकी स्पेशल और लोकल लॉ में भी। देन कम सेक्शन 45। 45 क्या डिफाइन करता है? 45 डिफाइन करता है लाइफ। अब और 46 डिफाइन करता है डेथ। तो आईपीसी क्या है? लाइफ और डेथ का ही मामला है आईपीसी में मोस्टली सारा। हम आईपीसी जब हम क्राइम से रिलेट करते हैं तो एक इमेज हमारे दिमाग में आती है मर्डर की। तो मर्डर क्या है? लाइफ और डेथ का मामला है। अगर ज़्यादा फैटल हो गया तो डेथ हो गई, नहीं तो लाइफ मिल गई। और 47 में एनिमल को क्यों डिफ़ाइन किया है? यहाँ पर एनिमल को यूँ डिफ़ाइन किया गया है कि आईपीसी हमेशा ह्यूमन बीइंग पर ही लगेगी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। जब तक ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी एनिमल का कहीं पर कोई जिक्र नहीं आएगा, एनिमल के ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी। कि अगर किसी एनिमल को हम मारते हैं, किसी एनिमल को कैप्चर करते हैं, ये सारी चीज़ें आईपीसी नहीं कवर करेगा। आईपीसी सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात कवर करेगा। अब आ गया वेसल। वेसल कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, लेकिन ये 48 में दे रखा है। ना ही ईयर मंथ कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसे। ईयर मंथ बेसिकली क्या है? जो ईयर मंथ हम हर साल, जैसे हमारा साल चलता है वैसे ही है, बस इसे फॉर फॉर्मेलिटी यहाँ डिफाइन कर दिया गया है। देन कम सेक्शन 50। सेक्शन क्या होता है? बेसिक चीज़ आ गई आईपीसी की, जो हम सेक्शन करते रहते हैं वो यहाँ डिफाइंड है। सेक्शन 51 कहता है ओथ क्या है? ओथ क्या? जो कोर्ट में हम ओथ लेते हैं, गीता पर हाथ रखकर जो हम कसम खाते हैं, वो ओथ सेक्शन 51 में डिफाइंड है। हालांकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 52 गुड फेथ एंड सेक्शन 52A हार्बर। गुड फेथ बहुत ज़्यादा मायने रखता है जनरल एक्सेप्शंस में ही, कि हमारी इंटेंशन क्या थी। और थ्रू आउट आईपीसी भी क्या क्राइम करने, क्या जो हमने एक्ट किया है वो एज ए क्राइम माना जा सकता है? हमारी इंटेंशन कैसी थी, किस इंटेंशन के साथ हम काम कर रहे थे? अगर वो गुड फेथ में था तो ऑब्वियसली एक्ट देखकर, ऑफेंस देखकर हमें डिफेंस मिल सकता है, जनरल डिफेंसेस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 52A हम यहाँ पर बात करते हैं। 52A डिफाइन करता है हार्बर को। हार्बर होता है किसी को भी एड करना, किसी को रहने की जगह देना, किसी को खाने के लिए खाना प्रोवाइड करना, या जिस तरह से भी हेल्प हो सकती है। लेकिन 52A में हार्बर फ्रॉम वाइफ एंड फ्रॉम हस्बैंड जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। वाइफ और हस्बैंड जो हार्बर एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं वो 52A में इंक्लूडेड नहीं होगा। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
और प्लीज़ मुझे बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं आगे और चैप्टर्स आईपीसी के लाने वाली हूँ और आई होप कि मैं और सब्जेक्ट से भी ऐसे चैप्टर्स करूँ कि उन्हें अच्छी तरह आपको याद करने के लिए ट्रिक्स बताऊँ। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।